अशोक जी क्या करते थे कि वो मैं आप मतलब वो डॉक्टर कम नेता ज़्यादा थे। वो केवल हमारे यहाँ 10 डॉक्टर थे सेटल, लेकिन 9 डॉक्टर खाली बैठे रहते थे, उनको देखने नहीं देते थे। सवेरे 4 बजे से लाइन लगा देते थे, सब डॉक्टर उनको बस मैं ही देखूंगा, क्योंकि वो इंचार्ज थे और दूसरे डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं जो बोल सकते थे उनके सामने। मतलब एक तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती थी इंदिरा गांधी जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ जो फैसला दिया था कि भाई आपका चुनाव अवैध घोषित किया, उसने अब इस इलाहाबाद अपने न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश थे वरिष्ठता के आधार पे जो 1, 2, 3 चौथे नंबर के न्यायाधीश को उन्होंने बनाकर उसको चीफ जस्टिस वो न्यायाधीश बना दिया। उसके बाद इमरजेंसी लगा दी, देश में कानून बदल दिया और जितने बड़े बड़े विरोधी पार्टी के नेता थे उन सबको जेल में घुस दिया। मैं तो हमेशा संगठन ने जो मुझे काम सौंपा है वो बड़ी ईमानदारी से किया है। जब भी काम सौंपा है और संगठन जब भी काम जो सौंपेगा वो ईमानदारी से को। संगठन को हो सकता है कि हमारी योग्यता उस समय नहीं लगी हो और अब कभी भविष्य में लगे और उस समय हमारा उपयोग करें। हमारे संगठन में बहुत सीधी बात है, संगठन की दिशा से चलना पड़ता है और संगठन जो कहे वो करना पड़ता है। और आज तक मैंने जीवन में, मेरी इतनी राजनीतिक जीवन में मैंने कभी कोई संगठन के सिंबल के खिलाफ कभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा। भूरा भाई गमेती जी गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में 77 में चुनाव लड़े थे जी। वहाँ गोगुंदा की ये स्थिति थी, गोगुंदा प्रॉपर में भी बूथ पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं मिलता था। बूथ अंदर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हुआ था। तो पार्टी से संगठन ने मुझे आदेश दिया कि भाई तुम्हें 2 जीबे लेके जाना है और वहाँ पार्टी जो भी काम कहे वहाँ का कार्यालय अध्यक्ष वो काम करना है। मैं बड़गांव से 2 जीबे लेके गया था उस समय 77 में, जब मेरी उम्र 18-19 साल की होगी। 2 जीबे लेके मैं गया और वहाँ हर सिंगाड़ा, बोखाड़ा, सायरा, हर जगह मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ, वो लोग ऐसे डरते थे कांग्रेस नाम से कि हमसे कोई बात ही नहीं करता था। घर में सुलाने की बात तो बहुत दूर की बात है, हमको मतलब मैं बाहर सोना पड़ता था, खाना वालों दे देते थे, नहीं हमारे घर में सोना नहीं। और परिणाम आया कि भूरा भाई अच्छे वोटों से जीत गए। लोगों में टीस थी कि सरकार को बदलना है। नहीं, मैंने जीवन में एक आप कभी मेरा स्टेटमेंट ब्राह्मण कोई विप्र सेना हो, विप्र फाउंडेशन हो, कभी मुझे देखा हो, कोई स्टेटमेंट हो, मैं जातिवाद में भरोसा हमारे संघ में सिखाई नहीं जाता है। हमारे यहाँ सभी जातियाँ एक है। मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे कहने को आप उच्च कोटि का होता है ब्राह्मण, मैं हरिजन के यहाँ भोजन कर सकता हूँ और कई बार भोजन किया है मैंने मेघवालों के यहाँ भोजन किया है। मेरे यहाँ हिंदू होना चाहिए जी, मतलब सनातन सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। मैं आपको 90 का कालखंड बता दूँ, इतना खतरनाक था, मुलायम सिंह का इतना आतंक था कि कई लोगों को उसने गोलियों से भून के सरोई नदी में डाल दिया। और हम जब गए थे, लेकिन जनता का इतना असीम प्रेम था, कर्फ्यू था आगरा में और हमें लोगों ने, परिवार वालों, जैसे हम निकल रहे थे 4-5 लोग चारों को खींच के घर में, हमारे कपड़े धोना, हमें खाना खिलाना और वापस कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, भगवान राम के मंदिर के लिए जा रहे हो और जाओ तो हम तुम्हारे साथ। इतना लोगों का प्रेम था। लेकिन उस समय जो कार सेवा में गए वास्तव में भाई साहब वो बहुत बधाई के पात्र हैं। इतना दमन किया था मुलायम सिंह ने। आप तो ये कुछ लोग बता रहे हैं गोलियां में, इतने लोग में, मैं कह रहा हूँ कि अनगिनत लोग मारे गए थे, मार के शरीर बिल्कुल लाल हो गई थी। मौजूदा सरकार तो बिल्कुल लोकतंत्र की तरीके से चल रही है, बिल्कुल तानाशाही नहीं। उस समय लगती थी तानाशाही। मोदी जी का एक उदाहरण देके बताओ कि जहां उन्होंने तानाशाही की, वो तो कभी मैं में विश्वास रखते ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कभी मैं में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी हम नहीं, हमारे पार्टी में सेटिंग की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मोदी जी एक सामान्य से आदमी, एक चाय बनाने वाले आदमी, हमारी पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्था है कि एक चाय बनाने वाला आदमी भी राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। पार्टी को लगता है कि इस आदमी में कैलेबर है तो उस आदमी को उठा के पार्टी ऊपर खींच लेती है। सब
नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम द अलबेला शो। अलबेला शो में आज के जो मेहमान हैं उनका परिचय आपको एक शेर से करवाता हूं कि हुनर की राह में मुश्किलें लाख हो गालिब, हुनर की राह में मुश्किलें लाख हो गालिब, जो फितरतन अव्वल हो उसे मंजिलें झुककर सलाम करती हैं। तो ऐसे ही शख्स को हम भी सलाम करते हैं। नमस्कार सर, चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी शर्मा साहब का। मयूर जी भाई साहब, आपका और आपके चैनल का मैं अपने हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को खोजकर आपके चैनल में यहाँ बुलाया है, उसके लिए आपका और आपके चैनल का हार्दिक आभार और आपकी बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ आपके चैनल को। जी, अगर आप छोटा कार्यकर्ता हो तो बच्चे ऐसा छोटा कार्यकर्ता तो हर कार्यकर्ता बने। नहीं, मैं तो अपने आप को छोटा कार्यकर्ता ही मानता हूँ, वास्तव में छोटा कार्यकर्ता ही हूँ मैं तो। हमने आपके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल करी कि फितरतन हर काम में अव्वल रहते हैं, चाहे छात्र राजनीति हो, कैलाश मेडिकल अपना एक अलग परचम लहराती दिखती है आज भी मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में। इतने प्रेसिडेंट आपने दे दिए कि अगर उनकी गिनती करो तो शायद 10 तक आंकड़ा पहुंच जाए। इतने प्रेसिडेंट आपके वहाँ पर आज भी आपसे, आपके परिवार से भी हैं, आप लोगों ने उन्हें समर्थन भी दिया, उन्हें विजयश्री भी हासिल करवाई। उसके बाद बड़गांव की राजनीति में जो आप लोगों का स्थान है, आपके परिवार का स्थान है, लगभग ये कहा जाए कि उदयपुर की तमाम आसपास की पंचायतों में अगर वाकई में कोई बीजेपी का ओरिजिनल गढ़ माना जाता है तो बड़गांव माना जाता है। और उसके पीछे की वजह है कैलाश जी शर्मा और उनका परिवार। 1975 से ये कारवा चालू हुआ, लगभग 50 साल पहले, जब आप स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में आपने कार्य करा, एक स्वयं सेवक के रूप में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक के रूप में मैं जी 75 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जी। और 1975 में जब देश एक विकट परिस्थिति में था, आपातकाल की स्थिति थी। वैसे मेरा बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और पिछले मेरा संघ प्रवेश 58 साल है जी। अब रहा सवाल आपातकाल स्थिति का, इंदिरा जी ने जब आपातकाल स्थिति लगाई थी उस समय चिंगारी नाम का एक पत्रक निकलता था। सुंदरलाल जी पालीवाल सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उदयपुर में, यहाँ RI कॉलेज से जी। वो हमारे बड़गांव में रहते थे, हम दोनों अच्छे मित्र थे और वो संघ की जिम्मेदारी हमारे मुख्य शिक्षक थे वो बड़गांव शाखा के। तो उन्होंने मेरे को लेके जाते थे अशोकनगर, भोपालपुरा और पोलो ग्राउंड। रात को हम निकलते थे 9 बजे और सवेरे 3 बजे तक लोगों के हम घर में चिंगारी नाम का पत्रक डाल देते। उस पत्रक में पूरे देश भर में जो आपातकाल में जो जातियां होती थी, जो अरेस्टिंग होती थी, उसकी थोड़ी जानकारी होती थी और इसकी प्रेस हमारे उदयपुर में थी, कुमारवाड़ा में जी। तो मतलब एक जन चेतना की जो भावना थी वो शुरू से थी, बचपन से आपके अंदर थी कि भाई रात रात भर जग कर, ऐसे समय में जब पूरे देश की जो सत्ता थी वो यूं कहा जाता है कि तानाशाह हो चुकी थी, जहां पर दिख रहा उसको पकड़कर जेल में बंद कर देता सकता। उसी कालखंड में हमने संजीव कॉलेज में भी जी भानु कुमार जी शास्त्री थे, उनके भाई पदम जी शास्त्री जी, सुंदर जी पालीवाल जी, मैं और 8-10 अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रमजीवी कॉलेज के प्रांगण में हमने इंदिरा जी का पुतला जलाया था इमरजेंसी में जी। और उस समय जला के हम भग गए थे और कोई अरेस्ट नहीं हुए थे जी। और जबकि पुलिस का इतना था कि हम लोगों को ढूंढ ढूंढ के पुलिस थक गई, लेकिन हमें लास्ट तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। सुंदर जी पालीवाल हमारे एक गिरफ्तार हो गए थे जी अचानक, वो 19 महीने पूरे जेल में रहे थे यहाँ। अच्छा। और जेल से ही उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। अच्छा। वो कालखंड कैसा था, मतलब उस समय क्या स्थिति थी? वो ऐसा, उस समय लोकतंत्र का मतलब एक तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती थी इंदिरा गांधी जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ जो फैसला दिया था कि भाई आपका चुनाव अवैध घोषित किया, उसने अब इस चीज इलाहाबाद अपने न्यायालय जितने भी न्यायाधीश थे वरिष्ठता के आधार पे, जो पे 1, 2, 3 चौथे नंबर के न्यायाधीश को उन्होंने बनाकर उसको चीफ जस्टिस न्यायाधीश बना दिया। हाँ। उसके बाद इमरजेंसी लगा दी, देश में कानून बदल दिया और जितने बड़े बड़े विरोधी पार्टी के नेता थे उन सबको जेल में ठूस दिए थे जी। और उस समय हमारी बिल्कुल युवा अवस्था थी जी। और हमें सुंदर जी जैसे लोग पालीवाल का मार्गदर्शन मिला और उनके साथ काम करने का हमें भी मौका मिला जी। तो हम भी इस अच्छे हवन में कूद पड़े, आहुति दे दी, हमने भी अपनी आहुति दे दी जी। अच्छा कैलाश जी भाई साहब, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि
50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव, इतने सारे उतार चढ़ाव, सब कुछ आपने जीवन में देखे। लोगों के लिए हमेशा लड़ने वाले नेता के रूप में आपकी पहचान है, हमेशा मेज बजाकर बात करने वाले नेता के रूप में आपकी पहचान है, जनता की आवाज आप बनते हैं। फिर भी आपको नहीं लगता कि जो मुकाम आपने बड़गांव में और बेदला में बंसीलाल जी ने पाया, बहुत सारे तत्कालीन नेताओं को वो खटता था, इस वजह से आपको हमेशा कई जिम्मेदारियों से दूर रखा गया, कमतर रखा गया आप दोनों को? देखो भाई साहब, मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो हमेशा संगठन ने जो मुझे काम सौंपा है वो बड़ी ईमानदारी से किया है जी। जब भी काम सौंपा है, और संगठन जब भी काम जो सौंपेगा वो ईमानदारी से। संगठन को हो सकता है कि हमारी योग्यता उस समय नहीं लगी हो और अब कभी भविष्य में लगे और उस समय हमारा उपयोग करे। हमारे संगठन में बहुत सीधी बात है, संगठन के दिशा से चलना पड़ता है और संगठन जो कहे वो करना पड़ता है। और आज तक मैंने जीवन में, मेरी इतनी राजनीतिक जीवन में, मैंने कभी कोई संगठन के सिंबल के खिलाफ कभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, बड़गांव की जब बात करते हैं तो पहली जिम्मेदारी जो बड़गांव में मिली वो 78 में आपको? हाँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी का विलय नहीं हुआ था और जनता पार्टी जनसंघ थी, जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया और सब पार्टियों का जो छोटी छोटी पार्टी विरोधी पार्टी थी उनका विलय बनकर जनता पार्टी नाम की एक बनी थी। तो उस जनता पार्टी उस समय जनता युवा मोर्चा हुआ करता था। अच्छा। 1978 में जनता युवा मोर्चा का बड़गांव मंडल का मैं अध्यक्ष था जी। फिर जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले बन गई थी, 77 में बन गई थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उस समय क्या आप जिस बनी सबसे उस समय से सदस्य हूँ मैं जी। 25 पैसे उस समय एक सदस्यता शुल्क हुआ करती थी, डायरी होती थी, उस समय का सदस्य हूँ। अच्छा, मतलब वो दौर जो था, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को तो क्या है कि आज जिस स्थिति में भाजपा है, किसी जमाने में कांग्रेस इस स्थिति में हुआ करती थी, तो अब तो भाजपा में मतलब इतनी बड़ी और बृहद और विकसित पार्टी हो चुकी है कि हर जगह सम्मान भी मिलता है, नेताओं को अफसर भी, प्रशासन भी उस ढंग से ट्रीट करता है। पर वो जो दौर था, उस समय में राजनीति करना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना, इतनी बड़ी संगठन कांग्रेस के सामने जब बिल्कुल तानाशाही अपने चरम पर थी, वहां से अपनी चीज को जिंदा रखना और अपनी पार्टी का झंडा फहराना। मैं आपको इसी सिलसिले एक घटना बताता हूँ। भूरा भाई गमेती जी गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में 77 में चुनाव लड़े थे जी। वहां गोगुंदा की ये स्थिति थी, गोगुंदा प्रॉपर में भी बूथ पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं मिलता था। बूथ अंदर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हुआ था। तो पार्टी से संगठन ने मुझे आदेश दिया कि भाई तुम्हें 2 जीबे लेके जाना है और वहाँ पार्टी जो भी काम कहे वहाँ का कार्यालय अध्यक्ष वो काम करना है। मैं बड़गांव से 2 जीबे लेके गया था उस समय 77 में, जब मेरी उम्र 18-19 साल की होगी। 2 जीबे लेके मैं गया और वहाँ हर सिंगाड़ा, बोखाड़ा, सायरा, हर जगह मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ, वो लोग ऐसे डरते थे कांग्रेस नाम से कि हमसे कोई बात ही नहीं करता था। घर में सुलाने की बात तो बहुत दूर की बात है, हमको मतलब मैं बाहर सोना पड़ता था, खाना वालों देते थे, नहीं हमारे घर में सोना नहीं। और परिणाम आया कि भूरा भाई अच्छे वोटों से जीत गए। लोगों में टीस थी कि सरकार को बदलना जी, लेकिन डर था इमरजेंसी वाला कि कहीं कुछ कर नहीं दे हमारे लिए, इसलिए जनता पार्टी। और उस समय हमारे, आज तो गाड़ियां घोड़े बहुत साधन हो गए थे, उस समय हमने मतलब 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुंचे हैं और दिन भर खाना नहीं खाते थे, चने जेब में रखते थे जी, भूंगड़े जिसको कहते हैं, भूंगड़े खा के अपना काम चलाया। अच्छा, पार्टी के लिए इतना संघर्ष आपने करा, फिर भी मैं आपसे वापस प्रश्न दोहरा रहा हूँ कि पार्टी के लिए इतना संघर्ष करने के बावजूद और एक ऐसे इलाके में सत्ता पर काबिज कोई भी हो सकता है, पर उस सत्ता का जो सुख है वो लंबे समय तक अपने पास रहे, वो काबिज रहना बहुत जरूरी है। आपने इतने समय तक बड़गांव में भारतीय जनता पार्टी की खिदमत भी करी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा परचम भी ले रहा है बड़गांव में, और कहा जाता है कि बड़गांव वो इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रॉम्प्ट इलाका माना जाता है। इस जगह पर नेतागिरी करने के बावजूद भी जो स्थान मिलना चाहिए भाजपा में वो क्यों नहीं मिल पाया? अब ये इसके बारे में क्या बता सकते हैं? क्या तत्कालीन नेताओं को डर था कि ब्राह्मण भी हैं, इस वजह से अगर इन्हें मौका मिला तो हो सकता है ज्यादा चमत्कार हो जाए? मैं शुरू से मैंने आपको बताया, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं जातिवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैं
हिंदू राष्ट्र और सनातनवाद में मेरा पूरा विश्वास है। कई बार आपके लिए कहा जाता है कि आप ब्राह्मणवादी नेता हैं। नहीं नहीं, मैंने जीवन में एक आप कभी मेरा स्टेटमेंट ब्राह्मण कोई विप्र सेना हो, विप्र फाउंडेशन हो, कभी मुझे देखा हो, कोई स्टेटमेंट हो, मैं जातिवाद में भरोसा, हमारे संघ में सिखाई नहीं जाता है जी। हमारे यहाँ सभी जातियां एक है। मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे कहने को आप उच्च कोटि का होता है ब्राह्मण, मैं हरिजन के यहाँ भोजन कर सकता हूँ और कई बार भोजन किया है मैंने मेघवालों के यहाँ भोजन किया है। मेरे यहाँ हिंदू होना चाहिए जी, मतलब सनातन सबसे पहले, सनातन सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद में। अगर ब्राह्मण भी कोई गलती करेगा और सनातन को नुकसान पहुंचा रहा है तो ब्राह्मण के भी खिलाफ हूं मैं जी। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है और सनातन विरोधी है तो उसका पक्ष लूंगा, नहीं जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि जब 21वीं सदी चालू हुई, जब वर्ष 2000 लगा तो आप पहली बार सरपंच बने, उस समय क्या क्या कमियां आप देखते थे कि भाई एक बड़गांव में बहुत सारी कुछ कमियां होगी, क्योंकि शहर से लगती भी पंचायत है और वहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो माकूल व्यवस्था उस समय नहीं थी। क्या आपने ऐसे आयाम स्थापित करे कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे आपके प्रति बढ़ा? बड़गांव की देवतुल्य जनता का मैं जितना आभार व्यक्त करूं आपके चैनल के मार्फत से कम है। उन्होंने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। राजस्थान में सर्वाधिक मतों से उस समय मुझे सरपंच जिताया था उन्होंने जी। जो 2004 में मेरा बेटा यूनिवर्सिटी चुनाव जीता था, तो भास्कर के फ्रंट पेज पे आया था, पिता पुत्र ने रिकॉर्ड बनाया। मेरे पुत्र ने यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड बनाया था और मैंने पंचायत में रिकॉर्ड बनाया था। खैर ये बात छोड़ो, अब रहा सवाल काम की बात। हमारा बड़गांव शहर के बिल्कुल पास होते हुए ऐसी व्यवस्था थी, न तो कोई रोडें थी, न कोई पानी था, न कुछ भी नहीं, बहुत हालत खराब थी। सबसे पहले मैंने बड़गांव में हमारे पहाड़ के ऊपर टंकी 2000 कार्यकाल में मैंने टंकी बनवाई। उस समय मैंने तो क्या, हमारी पार्टी ने बनाई और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, हमने सबने मिलकर वो टंकी का निर्माण कराया। गली गली में रोड बनाई और मेरे कार्यकाल में मैंने पूरी पंचायत समिति के जिले में हाईएस्ट पैसा कहीं लगा होगा तो मेरी ग्राम पंचायत बड़गांव में लगा होगा। मैं एमएलए से लाता था, एमपी से लाता था, जिला परिषद से लाके मैंने बड़गांव को बिल्कुल ऐसा व्यवस्थित, पहले ही कार्यकाल में ऐसा व्यवस्थित कर दिया कि कोई कच्ची रोड नहीं बची जी। उसके अलावा भी मैं आपको मयूर जी क्या बताऊं, बड़गांव में तो जो भी आज आप जो देख रहे हैं ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही 10वीं तक स्कूल बना, 12वीं तक स्कूल बना, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी भी भारतीय जनता पार्टी के राज में बना, गर्ल्स स्कूल 10वीं तक भारतीय जनता पार्टी के राज में बना, 12 गर्ल्स भारतीय जनता पार्टी के राज में बना। और हमारे कार्यकाल में हमने एसडीओ ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, ये सभी जमीन, जब मैं सैटेलाइट हॉस्पिटल, ये वो सामुदायिक, पहले पीएससी थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने ललित किशोर चतुर्वेदी जी को के हमने बनवाया था। अब उसी समय हमने सैटेलाइट के लिए रिकमेंड भी कर दिया था, लेकिन उस समय क्या है कि ललित जी ने कहा मैं सैटेलाइट आज कर देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन ये सैटेलाइट के लिए जमीन पर्याप्त नहीं है। उसके बाद आप कोई जमीन देखो और उसके बाद अपने सैटेलाइट। लेकिन हमारा प्रस्ताव जब मैं सरपंच था तब से भेज रखा था, 2015 में भी भेज रखा था जी और सैटेलाइट का, लेकिन वो जमीन पूरी नहीं होने की वजह से उस समय नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से हमारी सरकार भी चली गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और प्रस्ताव तो हमारा था ही, और तो उन्होंने क्या है कि उसी प्रस्ताव को अनुमोदन करके उस सैटेलाइट बना दिया। बाकी बड़गांव में पुलिस चौकी से लगाकर जी, सीतोतर, मेरा मामा जी पन्नालाल जी सरपंच साहब थे उस समय, पुलिस चौकी सीतोतर में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत बड़गांव में पुलिस चौकी बनी थी। काम के बदले अनाज? हाँ, उस समय मजदूरी नहीं मिलती थी। अच्छा, जो मजदूर को केवल अनाज मिलता था। मेरे मामा जी जब सीतोतर में सरपंच हुआ करते तो ये आजाद भारत में भी ऐसी तस्वीर थी? हाँ, काम के बदले अनाज। अच्छा, फिक्स। तो उसके तहत वो चौकी बनी थी पहली बार 77 में। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि हमने आपकी कार्यप्रणाली पर जब गौर फरमाया, जब आपकी कार्यप्रणाली को देखते हैं इस पूरे 50 साल की, तो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका आप और आपका पूरा परिवार देता है। छात्र राजनीति उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैलाश मेडिकल का नाम सन 2000 से या 98 से लेके, जब दीपक जी शायद 98 में प्रेसिडेंट बने थे, 98 में, तब से लेके कैलाश मेडिकल का जो एक परचम पूरी मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय पर लगभग 2000
13-14 तक तो ले रहा है। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव बार बार विघ्न आता गया तो फिर आप लोगों ने उससे इंटरेस्ट कम करा। बाकी 1-2 दशक तक जो कब्जा रहा कैलाश मेडिकल का, मयूर ये जी, क्या कहानी? मयूर जी, इस छात्र राजनीति से मेरा कोई नहीं था। मेरा जो छोटा भाई था दिनेश, जो उदयपुर विश्वविद्यालय नाम था पहले, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, उदयपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हुआ करता था। तो जितने भी छात्र नेता थे वो सब उसके मित्र थे। उसके बाद मेरा बच्चा रवि शर्मा, वो उसका एडमिशन हुआ, वो भी, उसको भी पिताजी के जो संस्कार थे उसको मिले, वो भी बाल काल से संघ और हिंदुत्व के संस्कार थे। और 2004 में मैंने कभी छात्र संघ के लिए मैं कभी कॉलेज में नहीं गया कि इसको वोट देना है और इसको नहीं देना है। ये काम था इन बच्चों का, जो मेरे भाई का, इन्होंने बढ़ाया। और कैलाश मेडिकल का नाम यूँ आता है, ये सभी विद्यार्थी, शाम को मेरा भाई वहीं पढ़ता था, मेरा बच्चा वहीं पढ़ता था, तो ये लोग वहाँ बैठक थी उनकी। कैलाश मेडिकल अपने आप में एक लैंडमार्क। हाँ, 50-50 लोग शाम को वहाँ बैठे रहते थे, सब विद्यार्थी थे। मतलब मेरी, हमारी एबीवीपी के ही नहीं, विद्यार्थी, सुनील जी बंसल आज संगठन महामंत्री हैं जी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे मेडिकल पे घंटों बैठते थे जी, जब वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। और मेरा छोटा भाई दिनेश शर्मा भी विद्यार्थी परिषद में काम करता था जी। हमारे परिवार शुरू से ही विद्यार्थी परिषद का रहा है। और किसी कारणवश कोई 19-20 बात हो गई तो भी विद्यार्थी परिषद का परचम ही लहराया है। और भाई कहते तो यही है ना कि विद्यार्थी परिषद के ही तो लोग हैं आप। मेरा बच्चा चुनाव लड़ा तो भी उसने जीतते ही विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद के ही नारा लगाए हैं जी। विद्यार्थी परिषद हमारी माँ है और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं जी। अच्छा, आप एक बात बताएं कि 1990 का दौर की बात करते हैं, जब देश में कई कार सेवकों को गिरफ्तार भी किया जा रहा था, तब आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी। हाँ, क्या किस्सा है? हम उदयपुर से निकले थे ट्रेन में और हमें ये आदेश थे कि आपको जैसे भी हो बच के अयोध्या तक, फैजाबाद तक, अयोध्या का नाम फैजाबाद था पहले, वहाँ तक आपको पहुँचना है। हम धीरे, और टूंडला में हमारी गिरफ्तारी हो गई और टूंडला में हमें पकड़ के बिठा दिया। एक रात हमको वहीं रखा रेलवे। उसके बाद हमें आगरा जैन इंटरनेशनल कॉलेज में रखा। और जिस दिन कार सेवा हो गई थी, जो जिसने मुलायम सिंह जी ने कहा था यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, उस दिन हमारे लाखों कार सेवकों ने ऊपर गुम्बद पर चढ़कर कार सेवा कर दी थी और तोड़ दिया था उसको, गुम्बद को। उस समय मेरे साथ जहाँ आगरा जैन इंटरनेशनल कॉलेज में दिल्ली के सांसद कालका दास जी, विजय कुमार जी मल्होत्रा, आचार्य धर्मेंद्र जी, वो सब वहीं थे जैन इंटरनेशनल कॉलेज में। और उन्होंने, आचार्य धर्मेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि मुलायम सिंह जी कहते थे जहाँ परिंदा ही पैर नहीं मार सकता है, हमारे कार सेवकों ने वहाँ कार सेवा कर दी है और वहाँ रामलला का मंदिर के लिए रूपरेखा तैयार हो गई है। अच्छा, 1990 में जो लड़ाई चालू हुई उसका परिणाम आते आते लगभग 24 साल बाद, राम जी ने वनवास भी 14 साल काटा था, पर 24 साल बाद वापस उनका मंदिर बनने की जो योजना चालू हुई, फिर वापस, हालांकि मंदिर तो 2019 के 18-19 के आसपास बना, 2020 में, पर इतना लंबा समय जो लगा उसको लेकर क्या कहना? मैं आपको 90 का कालखंड बता दूं, इतना खतरनाक था, मुलायम सिंह का इतना आतंक था कि कई लोगों को उसने गोलियों से भून के सरयू नदी में डाल दिए। और हम जब गए थे, लेकिन जनता का इतना असीम प्रेम था, कर्फ्यू था आगरा में, और हमें लोगों ने, परिवार वालों, जैसे हम निकल रहे थे, 4-5 लोग चारों को खींच के घर में हमारे कपड़े धोना, हमें खाना खिलाना और वापस कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, भगवान राम के मंदिर के लिए जा रहे हो और जाओ तो हम तुम्हारे साथ हैं। इतना लोगों का प्रेम था। लेकिन उस समय जो कार सेवा में गए, वास्तव में भाई साहब वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतना दमन किया था मुलायम सिंह ने। आप तो ये कुछ लोग बता रहे हैं गोलियां में, इतने लोग में, मैं कह रहा हूँ कि अनगिनत लोग मारे गए थे, मार के शरीर बिल्कुल लाल हो गई थी जी। अच्छा, आपने इतना मतलब कालखंड देखा है, आपने 1975 का जिक्र भी करा, 1990 का भी जिक्र करा, हमेशा आपने बताया कि किस तरह से दमनकारी नीतियां वहां पर हावी थी। आपने गोगुंदा का भी जिक्र करा कि लोग वोट देने से भी डर रहे थे, लोग बाहर नहीं बूथ पे बैठने से डर रहे थे। और अभी मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगते हैं कि तानाशाही सरकार है, क्या वो सरकार तानाशाही थी
या मौजूदा सरकार में आपको कुछ भी अंश लगता है कि ये सरकार तानाशाही? मौजूदा सरकार तो बिल्कुल लोकतंत्र की तरीके से चल रही है, बिल्कुल तानाशाही नहीं। उस समय लगती थी तानाशाही। मोदी जी का एक उदाहरण देके बताओ कि जहां उन्होंने तानाशाही की। वो तो कभी मैं में विश्वास रखते ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कभी मैं में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी हम और हमारा देश, राष्ट्र पहले, बाकी सब बाद में। मोदी जी के लिए राष्ट्र पहले है, उसके बाद सब चीजें हैं। और बड़गांव के लिए कैलाश जी पहले हैं। नहीं, बड़गांव के लिए कैलाश पहले नहीं, हमारे लिए पार्टी पहले है जी, और उसके बाद लोग हैं, और पार्टी से पहले भी राष्ट्र है जी। अच्छा, अब एक राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद जनता जनार्दन। सब हम तो एक सामान्य आदमी, छोटे आदमी, हम क्या हैं सब। जी। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि मौजूदा समय में हमने देखा कि एक विवाद बड़गांव में काफी चर्चित हुआ, डॉक्टर अशोक शर्मा का जो विवाद था। वो पूरा विवाद क्या था और आप लोगों ने क्यों उसकी खिलाफत करी? हमने तो कोई खिलाफत उनकी नहीं की थी। सीधी सी बात है, इस जो सरकारी नौकरी में होता है उसका ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया है, और ट्रांसफर होना भी चाहिए। मेरा निजी राय तो ये है, आपके चैनल के मार्फत से मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी, कितने भी बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारी भी हो, या अध्यापक से, मतलब एक चपरासी से लगाकर आईएएस तक, किसी भी अधिकारी को 3 साल से अधिक तक ठहराव नहीं रखा जाए। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। 3 साल के बाद उसका स्थानांतरण हो जाना चाहिए। और माननीय अशोक जी तो आपको पता ही है कितने साल से बड़गाम में है, और इसमें अगर इनका स्थानांतरण हो गया और वो अच्छे सेवाभावी हैं तो जहां भी जाएंगे सेवा करेंगे। जी, उनका बार बार ये कहना था कि भाई मैंने किसी व्यक्ति का इलाज करा है तो मैं उसके बारे में बेहतर समझता हूँ, बेहतर जानता हूँ। कोई नया आएगा तो उसको समझने में समय भी लगेगा। मयूर जी, आपने देखा होगा कि उनके स्थानांतरण होने के बाद भी सैटेलाइट चल रहा है। आप जाके कभी भी चेक कर सकते हो कि सैटेलाइट में उनके जाने के बाद एक लाइन नहीं है, और आउटडोर में एक की कमी नहीं है। उससे आउटडोर अधिक ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। अशोक जी क्या करते थे कि मतलब वो डॉक्टर कम, नेता ज्यादा थे। वो केवल हमारे यहाँ 10 डॉक्टर थे सैटेलाइट, लेकिन 9 डॉक्टर खाली बैठे रहते थे, उनको देखने नहीं देते थे। सवेरे 4 बजे से लाइन लगा देते थे, सब डॉक्टर उनको बस मैं ही देखूंगा, क्योंकि वो इंचार्ज थे, और दूसरे डॉक्टर की हिम्मत नहीं जो बोल सकते थे उनके सामने। जी, आज 9 ही डॉक्टर, आज 9 डॉक्टर है, 9 देख रहे हैं। आज आप देख लो, कभी भी आप अपना आदमी आप स्वयं पधारें तो वहां कोई लाइन नहीं। मेरा एक प्रश्न है कि जनता के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? आधी जनता आपके साथ भी थी जब आप लोगों ने कहा कि एपीओ हो गए, ये सतत प्रक्रिया है तो इनको जाना चाहिए। नहीं, हमने तो ये एपीओ हुए थे ना, हमने तो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था। और समय भी आपके साथ आधी जनता थी। हाँ, मतलब हमारे साथ जो सब जनता थी और उनके साथ भी जनता थी। और आप बड़गांव की जनता जो हमारा, अगर आपको पधारे थे उस दिन आपका चैनल, और वो उसमें देखना कि वो सब बड़गांव के लोग थे। और अशोक जी वाले कार्यक्रम में बड़गांव में मैक्सिमम 8-10 लोग नजर आएंगे आपको, या 15। ये सब पंचायत समिति से दूर दूर से लाए हुए लोग थे जी। इतना फर्क है बड़गांव के लोकल में और बाहर में। जी। अच्छा, अब एक मेरा ये सवाल है कि आपने जैसे एक बताया कि भाई हर अधिकारी को 3 साल में यहाँ से स्थानांतरित कर देना चाहिए, इसको कितना जरूरी मानते हैं? एक कोई भी शहर की प्रशासनिक व्यवस्था अगर सही ढंग से चलानी है तो क्या ये बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैं तो आपके चैनल के मार्फत से भजनलाल जी से विनती करूंगा कि ये अपने फिक्स तय कर दे कि चपरासी से लगाकर आईएएस तक कोई 3 साल से अधिक नहीं रहे जी। तो इससे कार्य व्यवस्था अच्छी होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, और कुल मिलाकर बहुत अच्छा शासन चलेगा। जी। अच्छा, अब एक अपन रैपिड फायर अपना एक राउंड है जिसमें से आपको 2 में से 1 का उत्तर का चयन करना है और 5 सेकंड के अंदर करना है। सबसे पहला सवाल कि कैलाश जी के लिए सर्वप्रथम क्या मायने रखता है, परिवार या मातृ संगठन? मातृ संगठन। जी। कैलाश जी के लिए पद ज्यादा जरूरी है या पार्टी की सेवा? पार्टी की सेवा। कैलाश जी की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या बनना चाहते हैं कैलाश जी? अब जीवन में क्या महत्वाकांक्षा रही है? पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो सहर्ष निभाऊंगा। गुलाब जी या मांगीलाल जी जोशी? भारतीय जनता पार्टी। उत्तर तो 2 ही है, आपने तीसरा लिया था। भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी। कैलाश जी के मन में कभी भी ये ख्याल आया कि अगर मेरा कोई बड़ा नेता से संबंध होता या मैं ग्राउंड पे वर्किंग होने के साथ साथ अगर मेरी जयपुर दिल्ली में सेटिंग होती तो विधायक का खिताब मैं भी पा सकता था? नहीं, हमारे पार्टी में सेटिंग की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मोदी जी एक सामान्य से आदमी, एक चाय बनाने वाले आदमी, हमारी पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्था है कि एक चाय बनाने वाला आदमी भी राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। पार्टी को लगता है कि इस आदमी में कैलेबर है तो उस आदमी को उठा के पार्टी ऊपर खींच लेती है, स्वतः ही। जी, तो ये थे कैलाश जी शर्मा साहब, जो कि बड़गांव के पर्याय माने जाते हैं। अगर बड़गांव में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय किसे कहा जाता है तो शर्मा परिवार को कहा जाता है। हालांकि इनका पूरा योगदान इनके पूरे परिवार का उस क्षेत्र के प्रति रहा है, उस क्षेत्र की जनता के प्रति रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि सुबह 12 बजे तक तो इनके घर पर जनता दरबार सा लगता है, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं होती है उससे सुबह ही अधिकारियों तक निपटाने का काम ये लोग घर पे अपने करते हैं। इसी वजह से जनता भी असीम प्रेम इन लोगों को देखती है। अब आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और बहुत ही बेहतरीन सुझाव आज कैलाश जी शर्मा साहब ने दिया है कि कोई भी अधिकारी जो 3 वर्षों से अधिक अपने पदभार संभाल रहा है उसका तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए। ये एक नियमावली बननी चाहिए ताकि एक शहर की प्रशासनिक व्यवस्था मुकम्मल ढंग से चल सके। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। मयूर जी, बहुत बहुत आभार आपका।